वेबिनार मीटिंग में मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, परमादरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष परम सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, एवं सभी वेबिनार में उपस्थित सभी आरबीएम के जांबाज साथियों को सादर जय भीम, नवोदय। जैसे कि सर, अभी हमको लगभग 5 या 6 महीने हुए हैं जुड़े। हम नवंबर के प्रोग्राम में दिल्ली गए थे पहली बार। तो हमको वहाँ देखने में और समझने में लगा कि परम पूज्य बाबा साहब के बाद मानवर साहब का जो कारवां अधूरा था, उसका संकल्प पूरा करने के लिए परमादरणीय पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने माननीय काशीराम साहब का जो कारवां है वो रुका था, उसको बढ़ाने के लिए इतना बड़ा मूवमेंट पूरे देश में लेके चल रहे हैं। और जो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जागरूक साथी हैं, जो साहब की पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसमें सभी वर्ग के साथी हैं जिन्होंने समझा कि हमारे लिए हमें जो अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा, परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी चार चार संतानों को कुर्बान करके जो हमको दिया है, उसका हमें कुछ प्रतिफल मिला ही है। तो हम क्यों ना बाबा साहब के या साहब के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए माननीय भारती साहब के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी, जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं लगभग आगरा में भी रहा हूँ, लखनऊ में भी गया हूँ। अभी दोबारा फिर 18 मार्च 56 के जो संकल्प संदेश भूमि थी आगरा को, उसको नाम दिया गया है संदेश भूमि का, तो मैं वहाँ भी 2 दिन रहा हूँ। अभी मैं परम पूज्य बाबा साहब की जन्मभूमि महू इंदौर में भी 3 दिन का सेमिनार था, उसमें भी मैं रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आरबीएम ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे महापुरुषों के अधूरे कारवां को, या कह सकते हैं रुके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धिमान लोग आगे आ रहे हैं। जी, हमारा जो संकल्प है बाबा साहब का, जो आज का विषय है, उसमें संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हम लोगों को जो 5,000 साल से गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, अशिक्षा में झगड़े थे, अज्ञानता में झगड़े थे, अंधविश्वास में झगड़े हुए थे, हम लोग तरह तरह की यातना सह के यहाँ तक निकल के आए। हमें परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से जो रास्ता दिया, उस रास्ते पे चल के हम अपना ही नहीं, समाज के साथ साथ महापुरुषों के कारवां में भी अपना योगदान दें। तो हम लोग उस मुहिम में हमेशा एक दूसरे के साथ ही बन के साहब के अधूरे कारवां को बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। अधिकार जो हमें दिए हैं, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कई अधिकार हमें जो संविधान के माध्यम से दिए हैं,
उन सब अधिकारों को अगर हम किसी भी अपोजिशन वाले, जो हमारा विरोध करने वाले साथी हैं, अगर हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं तो उनको हमारी बात मानने पर मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक वो हमको अपनी पट्टी पढ़ाते रहेंगे, और जब हमने अपनी बात रखना शुरू की तो उनके होठ उड़ जाते हैं। बोले आप नियम कानून की बात कर रहे हो तो ठीक है, हम अपना जो भी अपना उनका रहता है ना घुमाने फिराने वाली बातें, वो फिर नहीं कर पाते हैं। तो जो हमें अधिकार दिए हैं संविधान के माध्यम से, हमें उन अधिकारों का पालन करते हुए समाज के लिए, देश के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने इस जो अधूरे कारवां को माननीय भारती साहब लेके चल रहे हैं, इसको सींचने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। और परम पूज्य बाबा साहब का हम लोग कृतार्थ करते हैं कि हमें परम पूज्य बाबा साहब ने इतने सक्षम बना दिया है कि हम, जहाँ हमारे पूर्वज बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, सीना तान के बात नहीं कर पाते थे, अपनी जबान जो कहना होती वो नहीं कह पाते थे, तो संविधान के माध्यम से हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो आज वेबिनार के माध्यम से अपन अपनी सारी बात सभी के कानों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है। अगर हमें इन्हीं अधिकारों को दुरुपयोग ना करते हुए, अपनी बात को संविधान के दायरे में रखते हुए, सभी लोगों के हितों की बात करते हुए अगर हम अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें तो इसमें समाज का और अपने मिशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमें मौका दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको साधुवाद, नवबुद्धा, जय भीम। बहुत बहुत आभार। यह दयाली राम जी जो झांसी से अपनी बात रख रहे थे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में ऐसे सभी जुझारू कार्यकर्ताओं का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथी हैं राजपाल सिंह जी, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो भी आए और अपनी बात रखें। माननीय राजपाल सिंह जी, चंडीगढ़। हाँ जी। बहुजन समाज के प्रवर्तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कबीरदास जी और अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं बहुजन समाज में, ज्योति सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा फुले, तो उन्हीं का सबको मैं नमन करते हुए। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ जी, वीडियो नहीं दिख रहा है आपका। आप वीडियो खोल लीजिए। वीडियो कहाँ से खुला जाता है? आप टच करेंगे ना तो जहाँ माइक है उस बाजू में वीडियो है। वीडियो हाँ खुल गया। हाँ जी। तो हाँ, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो अपने अध्यक्ष साहब हैं भारती साहब, उनका और आप संगठन करता हूँ सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बोलने का मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो राष्ट्रीय महासभा बौद्ध महासभा कार्य कर रही है वो बड़ा प्रशंसनीय है। और अगर हम इस तरह जो सेमिनार का जो अभी जून में प्रोग्राम किया हुआ है सेमिनार का, जिसमें तकरीबन 100 आदमियों को ये भारतवर्ष के लिए जो नुमाइंदे चुने जाएंगे, वो जो कार्य बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय, बहुत ही प्रशंसा योग्य है। और ऐसे अगर हम सेमिनार करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम सारे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो मिलकर एक जगह संगठन काम करेंगे और हम बाबा साहब के उन सपनों को, जो कहते जो बोधमय हो जाए, भारत सरकार, भारत राज्य बोधमय हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हम काफ़ी सभी राज्यों में लगभग, जैसे मध्य प्रदेश है और है, हरियाणा में बहुत आदमी बहुत बन चुके हैं अभी, और प्रोग्राम चलता रहता है लगातार। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ के नज़दीक पंचकुला में भी बहुत काम कर रहे लोग,
तो ये समझता हूँ कि भी अगर हम इस तरह काम करते रहेंगे तो बहुत समाज का उन वर्गों का जो वंचित रहे समाज से, जो जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाई, तो मैं समझता हूँ कि उनको वो सुविधाएं मिल पाएगी। भारत सरकार का जो जो प्रोग्राम है वो हमारे को पीछे ले जाने का चल रहा है। जो आज की जो सरकार है उसका बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन जब हम इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकार, क्या कोई भी सरकार आ जाए, उसको ये मानना होगा कि भी इनके अधिकार से वंचित नहीं ज्यादा दिन तक रखा जा सकता। जब बाबा साहब ने अधिकार दिए संविधान के अनुसार, उन अधिकारों को देना ही होगा। क्योंकि आज जो हमारे अगर देखें तो जगह जगह पर हमारे प्रोग्राम हो रहे, किसी किसी रूप में कोई ना कोई संगठन काम कर रहा है, चाहे राष्ट्रीय महापौर सभा हो, दूसरे सभा हो, जिसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पहले तो हमें इकट्ठा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो अलग अलग काम भी कर रहे हैं तो कुछ तो काम कर ही रहे हैं ना, जागृति हो रही है लोगों में। और शिक्षा होना बड़ा जरूरी है। अगर हम अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित होंगे सब लोग, तो मैं समझता हूँ बिना शिक्षा के हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। और ये भारत साहब बार बार कहते हैं हमें कि भी हम इकट्ठा हों, पढ़ें लिखें, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हम आगे तरक्की कर सके। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी हम मिलकर काम करें। अगर किसी लेवल पर किसी विचार नहीं मिलते हमारे आपस में, तो हम फिर भी उनको समझ करके चलें। कुछ सुनने चाहिए, कुछ कहना चाहिए। अगर किसी लेवल पर मेरे मान ले मेरे विचार आपको नहीं अच्छे लगते या किसी और के मुझे नहीं अच्छे लगते, हमें समर्पित होना चाहिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रति। जो भारती साहब काम कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हम उनके आभारी हैं कि वो इस तरह काम करें, हमें शामिल कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज, मुझे थोड़ा काम भी है, घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, तो मैं आगे के लिए और भी अच्छा समय छोड़ने काम करूंगा। तो मेरा ये बहुत बहुत धन्यवाद, संगठनकर्ता को धन्यवाद, भारत साहब को धन्यवाद, और उन महापुरुषों को दोबारा नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय जय भीम, जय माता। बहुत बहुत आभार सर। अभी इष्टा संगारिया साहब का मैसेज आया था कि वो ट्रेन में हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। यदि वो जुड़ जाते हैं तो एक बार सूचित कर दें मैसेज करके कि हम उन्हें बुला लेंगे। तो आज के मुख्य वक्ता की तरफ चलते हैं, माननीय एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी के पास। मध्य प्रदेश से हैं और प्रत्येक मीटिंग में वो जुड़ते हैं। हम लोग भी कई मीटिंगों में नहीं जुड़ पाते, लेकिन नंद कुमार कुशवाहा साहब जो हैं वो प्रत्येक मीटिंग में, चाहे वो सुबह हो, बुद्ध उनका धर्म का वाचन हो, चाहे संविधान की चर्चा हो, चाहे अन्य कुछ भी हो, तो सब मीटिंगों में माननीय एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा साहब जुड़ते हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ, तो उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने वक्तव्य रखे लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार के संबंध में। माननीय एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा साहब। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है सर। आज की इस जूम वेबिनार में अपनी बात रखने के पूर्व समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए आरबीएम के संस्थापक सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती जी व उनकी सारी टीम को व इस आयोजन में के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय रतनलाल चरगोत्रा जी, जम्मू कश्मीर, व इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे शीशपाल बौद्ध साहब, व इस कार्यक्रम के अन्य वक्ता सम्माननीय दयाली राम जी झांसी, सम्माननीय राजपाल सिंह चंडीगढ़ व इष्टा सागरिया जी उड़ीसा, व इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे सम्माननीय अशोक बौद्ध जी भोपाल। आप सभी व इस आयोजन में शामिल सभी उपासक उपासिका गणों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। सामान्य साथियों, आज हम सभी लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार विषय पर चर्चा में
आरबीएम के तत्वाधान में जूम की इस 5वीं मीटिंग में हम लोग शिरकत हो रहे हैं। मुझे भी आरबीएम द्वारा बोलने का मौका इस विषय पर मिला है। मैं भी अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सम्मानित साथियों, हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र यदि है तो उसमें उस लोकतंत्र में शामिल व्यक्ति के क्या अधिकार है। हमें इन बातों पर मूलतः विगत 4 सेशनों में, सत्रों में हमने चर्चा किया, और आज 5वां सत्र है जिसमें मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है। सम्मानित साथियों, यदि हम लोकतंत्र को जाने तो सबसे पहले हमें इतिहास से हमें जानकारी लेना होगा कि लोकतंत्र है क्या, कहाँ से आया और किस तरह चला, और लोकतंत्र से हमें कौन लाभ और कौन हानियां हैं, और उसमें व्यक्ति के क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, इनके संबंध में हमें समझना होगा। तो सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि दुनिया में पहले राजतंत्र, पूरी दुनिया में राजतंत्र लागू था, तो राजतंत्र के चलते व्यक्ति के अधिकार ही नहीं थे, केवल राजाओं के जो शासक था उसके अधिकार थे। लेकिन दुनिया में जब प्रजातंत्र का उदय 1789 में फ्रांस की राज्य की क्रांति से हुआ, तो फिर उसमें व्यक्तियों के अधिकार पर, प्रजातंत्र में व्यक्तियों के, चूंकि जो शासन प्रणाली होती है वह जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई जाती है, इस तरह प्रजातंत्र की शुरुआत का जो इतिहास है वह है। हालांकि हमारे भारत में तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है वह स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा वह और न्याय पर आधारित है, और उन्होंने इस काम को लगभग 45 वर्षों तक पूरे भारत देश में घूम घूम कर लोगों को समाज में फैलाने का काम किया था, न कि शासक वर्ग में फैलाने के लिए उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने समाज में संदेश देने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि मौर्य वंश के शासक अशोक को यह बात समझ में आई, और उन्होंने अपने राजपाट को बुद्ध की विचारधारा पर, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आधारित विचार पर चलाने का जब प्रयास किया, तो लंबे उनके उस शासन प्रशासन को दुनिया में उन्हें सम्राट अशोक महान का दर्जा मिला। हालांकि वह राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था, फिर भी उनकी शासन प्रशासन की व्यवस्था एज प्रजातंत्र ही हुआ। लेकिन लंबे समय बाद भारत में राजाओं के राज कायम रहे, शासन प्रशासन मुगलों और यहाँ के देसी रियासतों के राजाओं पर चला। उसके बाद जब सन 1600 में विशिष्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, तो लगभग 1947 तक, लगभग 350 वर्षों तक हमारे देश में अंग्रेजों का राज, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक 1857 के पूर्व तक, और 1858 से लेकर 1947 यानी 90 वर्षों तक सीधे इंग्लैंड की सरकार से हमारे देश की शासन प्रशासन चलता रहा। सम्मानित साथियों, हमारे देश में लोकतंत्र को देश में बहाल करने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग आंदोलन चलाते थे। जिस आंदोलन का नेतृत्व उस समय गांधी, जवाहरलाल आदि जैसे लोग करते थे, उसी समय संविधान निर्माता बाबा साहब भी देश में पढ़ लिख करके अपने सामाजिक चिंतन का काम शुरू कर दिए थे, और उन्होंने इस बात का एहसास किया कि जो देश को आजादी कराने की जो व्यवस्था में लगे हुए हैं,
तो इन लोगों का जो उद्देश्य है भारत को आजाद कराना है, लेकिन हम लोगों की आजादी के बारे में, यानी जिस समाज को बहुसंख्यक, जो जिस समाज को बहुजन समाज आज की भाषा में कहते हैं, ऐसे समाज की आजादी से कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने से एक ऐसा प्रयास किया कि 1920 के आसपास उनकी जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो उन्होंने जो समता सैनिक दल का उन्होंने गठन किया। उन्होंने इस बात का एहसास किया कि जब तक हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेंगे तो हमारे लोग चाहे जितना इस आंदोलन में शामिल रहे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो बाबा साहब ने हमारे देश में, भारत में अंग्रेजों ने 1858 के बाद सीधे शासन प्रशासन की प्रणाली, जो मत देने और बस स्थानीय व्यवस्था को संभालने की जो जिम्मेदारी थी, उस समय मात्र 4 लोगों को वोट डालने का अधिकार था। एक तो डॉक्टर को, दूसरा इंजीनियर को, तीसरा वकील को, और चौथा जो समाज, जो जमींदार होगा, जिसके जमीन जायदाद होगी, और समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो उससे बाबा साहब का जो, जिस समाज को बाबा साहब बिलोंग करते थे, भारत देश आजाद होने के बाद भी उस समाज को कोई मौका न मिलता। तो बाबा साहब ने 1930 में भारत में हम सब के लिए प्रजातंत्र में व्यक्ति के अधिकारों को पुनर्जीवित करने के लिए बाबा साहब ने पहली बार प्रयास 1930 में किया, और वोट का अधिकार हम सबको, जो आज का वोट का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब ने 1930 में, यानी आज से लगभग 96 साल वर्ष पहले, 96 वर्ष पूर्व बाबा साहब ने प्रयास करके वोट का अधिकार लाया था। फिर बाबा साहब ने कोई ऐसा लगा कि मैं तो वोट का अधिकार तो लाया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वोट के अधिकार से मेरे समाज को उतना लाभ नहीं मिलेगा, तो मुझे और प्रयास करना चाहिए। फिर बाबा साहब ने अंग्रेजों से फिर बात अपनी रखी, और बाबा साहब ने 1932 में 2 वोट का अधिकार लाया, जिसे हम भारत देश में, जिन्हें आज की तारीख में राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है, महात्मा गांधी जी ने कहते हैं। उन्होंने, और जो उनके शुभचिंतक समर्थक, जो भारत देश को आजाद कराने की जो टीम थी, उनके प्रयासों से वह 2 वोट का अधिकार 24/9/1932 को छीन गया। फिर भी बाबा साहब ने इस बात से हार नहीं मानी और अपने समाज को तैयार करने में बराबर बाबा साहब लगे रहे। बाबा साहब ने को जब भारत का में लोकतंत्र को यानी आजाद होने के बाद भारत को लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इस देश के संविधान बनाने का जब मौका आया, तो बाबा साहब को उस संविधान सभा में संविधान बनाने की टीम में शामिल न हो, उनको ऑलरेडी ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए वो भारत से बाहर कर दिया गया। बाबा साहब ने फिर अंग्रेजों से अपनी बात रखी, उनके प्रयासों से फिर बाबा साहब को भारत का संविधान बनाने का सौभाग्य मिला, और बाबा साहब ने भारत का वो संविधान बनाया जिससे हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अधिकार पहले भी सुरक्षित थे, बाबा साहब के ने तो बनाया ही था, और आज भी हमारे लोगों के अधिकार उसी तरह सुरक्षित है। मैं विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से, हमारे अधिकारों की बहुत सारी चर्चाएं हुई है, हमें ये अधिकार मिले, हमें वो अधिकार मिले, लेकिन एक हमारे देश को चलाने के लिए 3 तरह की प्रणालियां हैं। हमारे देश को चलाने के लिए भारत के संविधान में 3 प्रणालियां हैं, एक कार्यपालिका है, एक व्यवस्थापिका है, और एक न्यायपालिका है। यानी पूरे संविधान में देश की व्यवस्था में नियंत्रण करने के लिए 3 प्रणालियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के माध्यम से हमारे लोकतंत्र में जो व्यक्ति है, जो समाज का पढ़ा लिखा आदमी है, उसको एक छोटे से चौकीदार से पद से लेके IFS तक, यानी विशेष सेवा तक की नौकरी का मौका मिलता है। यदि हमारे समाज का कोई व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो अपनी योग्यता क्षमता मुताबिक उसको चपरासी से लेके विदेश सेवा तक की सारी नौकरियों को उसको मौका मिलता है, ये कार्यपालिका के माध्यम से।
और व्यवस्थापिका में, भारत में लोकतंत्र में व्यवस्थापिका में यदि हम राजनीतिक अब भागीदारी में भाग लेते हैं तो हमें एक ग्राम पंचायत के वार्ड पंच से लेके भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बनने के लिए हमें मौका मिलता है। हाँ, इसमें फिर इस एक और तीसरा अंग है हमारा एक न्यायपालिका। यदि हमारे समाज का कोई व्यक्ति कानून की शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको छोटे से न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी बात रखने का, कानूनी रूप से अपने और अपने लोगों की मदद करने का अधिकार मिलता है। और यदि वो उस प्रतियोगी परीक्षा में पास होता है तो वो उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक बनने का मौका उसको मिलता है, छोटे से लेके बड़े पदों तक। ये हमें 3 तरह से प्रजातंत्र लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में व्यक्तियों के अधिकार है। अब हमें जो अधिकार प्रदत्त हुए हैं, हमें भारत के संविधान में जो अधिकार छोटे बड़े जो हमें जितने भी अधिकार मिले हैं, वो सभी अधिकारों में यदि हमारा कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो हमें उस अधिकार को, अपने अधिकार को फिर से उसी तरह अपने अधिकार को पाने के लिए न्यायालय के माध्यम से न्याय पाने के लिए हमारे संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के माध्यम से होता है। ये हमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार प्राप्त है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से प्राप्त होता है। देश का कोई भी नागरिक, और एक भारत के संविधान में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि भारत का संविधान बनने के 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी नियम बने थे वो भारत के संविधान के अंदर ही काम करेंगे, और आगे भी कोई ऐसे नियम नहीं बनेंगे जो भारत के संविधान में का उल्लंघन करेंगे। यदि बनते हैं तो उन्हें संविधान में रिट के माध्यम से निरस्त कर दिया जाएगा। और भारत के संविधान में हमें और सबसे बड़ा अधिकार मिला है, सबसे बड़ा अधिकार मिला है मत का अधिकार, जिसे हम अपने मत से चाहे जिस व्यक्ति को निर्वाचित करें। हम अपने नुमाइंदों को यदि निर्वाचित करते हैं तो व्यवस्थापिका में जाकर के ऐसे कानून बनाएंगे जो हमारे हितों की रक्षा करेगा। सम्मानित साथियों, यदि इस तरह की व्यवस्थाएं और विभिन्न प्रकार के हमें अवसर, यानी भारत के संविधान की कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो लोकतंत्र में व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी न देता हो। हाँ, समस्या इस बात की आती है कि यदि हम अपने संविधान को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, हम उससे दूरी बना लेंगे तो हमें लाभकारी नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान जिस समय बनाया था उस समय उन्होंने यह बात आशंका उन्होंने कहा था, मैं जिस समाज को बिलोंग करता हूं उस समाज को भले राजनीतिक आजादी मिल गई हो, लेकिन मेरा समाज आर्थिक और सामाजिक स्थिति उसकी दयनीय है। जिस समाज से उसकी प्रतिस्पर्धा है वो समाज ज्यादा जागरूक है, इसलिए हमारे समाज को नुकसान पहुंचाएगा। इसकी आशंका बाबा साहब ने संविधान, देश आजाद होने के समय और संविधान बनाने के समय उन्होंने जाहिर की थी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से जब जैसा उनको मौका मिला उन्होंने पूरे प्रयास किए। हमारे समाज के उस समय जो लोग जागरूक थे उन्होंने भी उनका साथ कम दिया, इसीलिए वो 18 मार्च 1956 को दुखी होकर के उन्होंने आगरा की धरती में उन्होंने कहा था, मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। फिर भी उन्होंने एक बात और कहा था, आए मेरे समाज के लोगों, इस मिशन को यदि तुम एक पग आगे न ले जाना तो एक पग पीछे भी न ले जाना, न जाने देना। हो सकता है कोई इस समाज को काम करने वाला, मिशन को समझने वाला आएगा तो इस काम को करेगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 होने के बाद ठीक 8 वर्ष बाद सन 1964 में मानवर कांशीराम साहब ने इस बात को समझा और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगभग पूरी तरह से 18 वर्ष तक अपना संघर्ष जब किया तो उस बात का उनको ज्ञान हुआ कि जिस बाबा साहब ने और जिस महापुरुषों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार दिलाने के लिए इतना संघर्ष किया है,
ये बीमारी का शिकार हो गया है। हमें इस बीमारी को बिना दूर किए हम अपनी समस्या का आगे समाधान नहीं कर सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हुए मानवर कांसीराम ने बामसेब का गठन किया, जो अपने समाज को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करेगा। पे बैक टू सोसाइटी ऐसे समाज का उन्होंने निर्माण किया जिसे बामसेब के माध्यम से उन्होंने समाज तैयार करने का काम किया। और उन्होंने एक अपने जीवन में जो मुझे जानकारी है, उन्होंने एक किताब लिखा जिसे हम चमचा युग के नाम से जानते हैं, जो 24/9/1982 को समाज में परिवर्तन करने वाले महात्मा ज्योतिबा राव, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार जी को उन्होंने समर्पित किया। और उस पुस्तक को यदि हम पढ़ें तो उसमें हमारे समाज में लोकतंत्र किस तरह कमजोर हुआ है, लोकतंत्र की क्या बीमारी है, हमारे लोकतंत्र की बीमारी को दूर करने का क्या उपाय है, उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है। मैं यहाँ मुझे बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो कांसीराम ने फिर 1982 के बाद 1984 में फिर उन्होंने लोकतंत्र को राजनीतिक सत्ता व्यवस्थापिका में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया हम सबके सामने रहा और उन्होंने अपने प्रयास जारी रखा। अब हमें यदि लोकतंत्र में व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूत करना है तो मैं कुछ मेरे सामने लेटेस्ट जो उदाहरण हुए, जो मौके आए, मैं उनके बारे में, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता यानी लोकतंत्र में व्यक्ति से बड़ा ना तो न्यायालय होती है, ना न्यायपालिका होती है, ना तो कार्यपालिका होती है और न व्यवस्थापिका होती है। इसमें व्यक्ति सबसे बड़ा ताकतवर होता है। हमारे देश में जो SC/ST एक्ट लागू हुआ, एक समय 1989 में SC एक्ट लागू हुआ, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के चलते SC/ST एक्ट में कुछ बदलाव आए। लेकिन जिस समय जनता में उबाल आया तो फिर वही जिस न्यायालय ने उसको रद्द किया था, उसी एक न्यायपालिका ने उसको रद्द किया, व्यवस्थापिका ने ठीक एक माह के अंदर उसको फिर से रिवाइज किया और वो कानून प्रभावशील हुआ। एक उदाहरण मैं आपके सामने और बताने की कोशिश करूंगा। सम्मानित साथियों, हमारे देश में साहब निर्वाचन का ध्यान रखेंगे। हाँ, जो निर्वाचन हो रहा है, इसमें यह हुआ कि जो भ्रष्टाचार होगा इसके रोकने के लिए हमें एक प्रक्रिया को अपनाना है। उस प्रक्रिया में CJI, PM और नेता प्रतिपक्ष शामिल होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि उसको बदल करके फिर व्यवस्थापिका ने, जो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है, उसने मनमाफी कर दिया। आप सभी ने इस तरह, हमें प्रजातंत्र में व्यक्ति के बहुत अधिकार हैं, उसके लिए जरूरी है जन जागरण, जिसके लिए RBM बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से संविधान की चर्चा करके प्रयासरत है। RBM का प्रयास सराहनीय है। मैं इसी तरह के आयोजन RBM के यदि होते रहें तो समाज में जागरूकता आएगी। मुझे RBM द्वारा आज बोलने का मौका दिया गया, मैं अपनी बात रखने की कोशिश किया। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत आभार सर। आपने विस्तार से, आज मुख्य वक्ता थे आप, और आपने विस्तार से इस बात को समझाया। सम्राट अशोक से लेके अपने काशीराम साहब तक की बात को विस्तार से समझाया है। और हमें भी ये जानकर सही अच्छा लगा कि कैसे कैसे हम बढ़ सकते हैं, लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य अतिथि माननीय शीशपाल बौद्ध जी, जो कि पंजाब से हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आएंगे और अपने वक्तव्य रखेंगे। माननीय शीशपाल जी, पंजाब से। माननीय शीशपाल जी जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। धन्यवाद संचालक महोदय। और अपनी बात रखने से पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर
धर्म प्रकाश भारती सर, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आज की इस जूम मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे मान्यवर रतनलाल चरगोत्रा जी को, और मुख्य वक्ता एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी, और मध्य प्रदेश से हैं, और वक्तागण है इष्टा सांगरिया जी उड़ीसा, मान्यवर राजपाल सिंह जी चंडीगढ़, और माननीय दयाली राम झांसी मध्य प्रदेश से हैं, और संचालक महोदय मान्यवर अशोक बोध जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और जय संविधान, जय भारत। और आज की जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधि, प्रभारी और महासचिव और वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष, सभी को मेरा वंदन और जय संविधान। तो जैसा कि आज का विषय है लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, भाग 5 में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी इसके हम पहले 4 भाग हम सुन चुके हैं, उस पर चर्चा हो चुकी है। आज 5वां दिन था, और मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय महासभा का और संचालक महोदय का आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। किसी कारणवश मैं समय पर नहीं जुड़ सका हूं, और आज की मीटिंग में जो चर्चा हो रही थी उसके बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जुड़ पाया और अभी थोड़ा लेट ही जुड़ा हूं। तो मैं अपनी बात 3 घटनाओं से शुरू करता हूं। जैसा कि आज लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, व्यक्तियों के अधिकारों की बात हो रही है, तो हम अधिकारों के बिना इस प्रकार से लोग महसूस करते हैं अगर किसी को अधिकार न मिले, चाहे वो लोकतंत्र में हो या राजतंत्र में हो। तो उसके बारे में 3 घटनाओं का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। तो पहली घटना है अमेरिका की फौज की है। अमेरिका की सेना ने 600 लोगों को गिरफ्तार किया विभिन्न देशों से, और गुआंतानामो बे में एक जेल है, वहां पर यह टापू है क्यूबा के निकट, उसमें अमेरिकी सेना का एक कब्जा था वहां पर टापू में, और उस जेल में इन लोगों को बंद कर दिया गया। और बंद इस हालत में किया कि उनके देशों की सरकारों को भी सूचना नहीं दी गई, उनके परिवारों को कोई सूचना नहीं दी गई, और मीडिया को भी कोई सूचना नहीं दी गई, और उनको एक तो बिना पूछताछ के उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनको अपनी बात रखने के लिए और अपने आप को निर्दोष साबित करने का भी मौका नहीं दिया गया, और ना किसी अदालत में उन पे कोई मुकदमा चलाएगा। और इसको जब लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, जो उसको पता लगा कि इसके बारे में खबर मिली, तो उन्होंने इनके जो इनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही थी उसके बारे में इन्होंने अपनी आवाज उठाई, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इसकी जांच कराई। तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि उन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनको जबरदस्ती खाना, उन्होंने जो कैदी थे उन्होंने अपना खाना भी छोड़ दिया, मतलब एक अनशन पे बैठे हो, उनको जबरदस्ती खाना खिलाया गया जिंदा रखने के लिए, और तरह तरह के अत्याचार किए गए उन पे। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव उन्होंने इसकी अनुशंसा की अमेरिकी सरकार से कि उस जेल को बंद कर दिया जाए, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसको उनकी बात को नहीं माना और उनकी बात ठुकरा दी। तो एक तरीके से ये अमेरिका जो एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें ऐसी घटना हुई कि 600 लोगों को जबरदस्ती बिना किसी उनके अधिकारों के और जेल में बंद कर दिया गया। पहली घटना तो यह। दूसरी घटना है ये राजतंत्र की है, सऊदी अरब के नागरिकों की स्थिति के बारे में है। तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर वंशवाद है, वहां के एक वंश जो है उसका वारिस जो है वो वहां का शाह बनता है या राजा बनता है। उसमें वहां के नागरिकों को चुनने का, उनको शाह को चुनने का कोई भूमिका नहीं होती है, और शाह ही वहां की विधायिका और कार्यपालिका को चुनाव करता है, और जजों की नियुक्ति भी करता है, और जजों के फैसले को पलट सकता है। एक तरीके से जो शाह है वो वहां का विधायिका भी उसके अधीन है और कार्यपालिका भी अधीन है उसका, वो सब, और जजों की नियुक्ति तक का सब काम उसने करने हैं।
और उनके फैसले भी पर जब कोई न्याय देता है किसी विषय पर, किसी मुकदमे का, तो वो उनके न्याय को भी साफ पलट सकता है। उस देश में, सऊदी अरब में, कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं। मीडिया शाह की इजाजत के बिना कोई खबर नहीं छाप सकता है। और वहाँ कोई धार्मिक आजादी नहीं है वहाँ के नागरिकों को। सिर्फ मुसलमान ही वहाँ के नागरिक हो सकते हैं। और जो गैर मुसलमान है वो घर पर ही अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। उन पे बाहर कुछ सार्वजनिक स्थानों पर कोई ऐसा प्रदर्शन करने की उनको इजाजत नहीं है। और औरतों को वहां पर पुरुषों से कमतर अधिकार दिए गए, यहाँ तक कि उनको वोट डालने तक का अधिकार नहीं है। ये एक वंशवाद की एक एक मिसाल है सऊदी अरब की, कि वहां पर नागरिकों की स्थिति किस प्रकार से है। और तीसरा एक एग्जाम्पल और मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो युगोस्लाविया का है। युगोस्लाविया का एक प्रांत है जो टूट कर अलग हो गया है। इसका नाम टूटकर इस प्रांत में अल्बानिया लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु देश के लिहाज से सर्व लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की थी। उनकी सरकार में अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्व लोगों का नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानिया लोगों को जैसे अल्पसंख्यक है, या तो देश छोड़कर चले जाए या फिर वो सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार करें। एक एग्जाम्पल उसमें वहाँ की कहानी है। कहानी क्या, वो वहां पर घटना घटित हुई थी कि 74 वर्षीय बतीसा करके एक औरत है, वो अपने पति के साथ अपने घर में रसोई में थी। तो वहां की फौज दनादन करते हुए उनके घर में घुस गई और उनसे सवाल किया कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो तभी इतनी देर में ही उन्होंने एक फौजी ने उसके पति को गोलियों से छलनी कर दिया। 5-6 गोलियां उनको दनादन मार दी और उनको छाती में छलनी कर दी। और वो उसको कहा कि तुम बाहर निकल जाओ। और जितनी देर वो बाहर भी नहीं निकली थी कि उसके घर को आग लगा दी। अब समाचारों में इस घटना की बहुत निंदा हुई और अल्बानिया लोगों के साथ जो बर्ताव किएगा वो सच्चाई बताती है कि याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी सेना ने एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर रहा था। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ऐसे अत्याचार हो सकते हैं, ये एक मिसाल बनी है। और जातीय पूर्वाग्रह के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर घटना थी। आखिरकार कोई और देशों में जब दखल दिया गया तब जाकर यह क्रम थमा और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। उक्त तीनों घटनाओं का विचार कीजिए। हर घटना में जिनको कष्ट हुआ उनके बारे में सोचिए। गुआंतानामो के कैदियों के बारे में, सऊदी अरब की औरतों के बारे में, और कोसावा था प्रांत का नाम, वो कोसावा के अल्बानिया लोगों, और भारत में 1984 इंदिरा हत्याकांड के समय में जो दंगे हुए भारत में, और 2002 में जो दंगे हुए भारत में, उनके शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में सत्ता होती तो आप उपयुक्त घटनाओं के न होने देने के लिए क्या करते? अगर आप इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों को सुरक्षा हो, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाए और उनको समान अवसर की जरूरत हो, बिना उचित कारण के, बिना सूचना दिए किसी को गिरफ्तार न किया जाए और अपना पक्ष रखे बिना उनको जेलों में बंद न रखा जाए और उनको निर्दोष साबित करने का अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। तो ये सब अगर कारण थे, ये सब अगर अधिकार नागरिकों को दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि वो वहाँ के नागरिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। और हमारे जो संविधान है, भारत का संविधान, उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक चैप्टर है भारत का संविधान भाग 3 मूल अधिकार, उसमें जोड़ा गया है और फंडामेंटल राइट्स के नाम से
उनको अधिकारों को भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें मैं जो मूल अधिकार है उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला हमारा अधिकार है समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में हमारे पास में विधि के समक्ष समता है। उसमें प्रत्येक नागरिकों को कानून की दृष्टि से सबको समान माना गया है। कोई कोई बड़ा हो, कोई अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो, या कोई सामान्य नागरिक हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। और अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद में प्रतिषेध है। किसी भी धर्म को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। मूल, वंश, जाति और लिंग के स्थान पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें बताया, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी के आधार पर भेद नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर कोई प्रतिषेध नहीं करेगा। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी से नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इन अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वाचित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वाचित नहीं करेगी। मतलब कमजोर वर्गों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए अलग से अगर प्रावधान किए जाए उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, तो उनके लिए कोई सरकार प्रतिबंध नहीं करेगी। उनके लिए प्रोविजन किया जा सकता है। उसके बाद लोक नियोजन के अवसर में समता। मतलब लोक नियोजन मतलब जो है पब्लिक अपॉइंटमेंट, जो सरकारी नौकरियां होती है उनमें किसी के साथ कोई सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें 2-3 खंड और है, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है मेरे ख्याल में, इसमें इसको पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये मैं मोटे मोटे हेडिंग बता देता हूँ। तो अगला 17 हमारा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब अस्पृश्यता जो है, छुआछूत जो है, ये एक अपराध के श्रेणी में इसमें लगाया गया। अगर कोई नागरिक दूसरे नागरिकों के साथ में छुआछूत की व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा और दंडनीय अपराध की श्रेणी में वो रखा जाएगा। उसके बाद उपाधियों का अंत है। ये सब हमारे समता के अधिकार में आते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। 19वां अनुच्छेद 19 है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है। संगम या संघ बनाने का अधिकार है। जो आज हम जूम मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, अपनी व्यक्ति की आजादी के अधीन कर रहे हैं, और हमने संगठन बनाया हुआ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ये हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है उसी के अधीन हम ये सब संगठन बना करके अपनी बात कर रहे हैं और अपने विचार एक दूसरे के साथ में साझा कर रहे हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण है। तो भारत के क्षेत्र में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें पूरी आजादी है, स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी प्रकार कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का हमें अधिकार प्राप्त है। ये हमें इतने अधिकार प्राप्त हैं। इसमें और भी तो कुछ है, लेकिन वो कुछ लंबे हैं तो मैं उनको नहीं बताना चाहूंगा। उसके बाद में अगला है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक निर्दोष सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने प्रवर्त विधि के अधीन आरोपित नहीं किया जाएगा। मतलब उसको अपना निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसे पूरा मौका दिया जाएगा। उस पर एकदम से ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती उसको ये दोष सिद्ध कर दिया जाएगा तुम्हें अपराध हो किया तुमने। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं या विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने मतलब यह है कि अपना जो
अपनी गवाही वो बार बार नहीं देगा। एक बार उसने जो दे दिया आप स्टेटमेंट, वो उससे उसे दोबारा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अगला अनुच्छेद है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंदर हमें अपने जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है कि हमें हर तरीके से संरक्षण मिलेगा कि हम अपने जीवन जो है ना उचित तरीके से जी सकते हैं। ये अधिकार हमें 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। जब तक कि हमें कोई किसी अपराध में कानून की दृष्टि से हमें कोई मृत्युदंड या इस तरीके का कोई नहीं मिला हो, तो तब तक हमें अपना जीवन जो है अपनी इच्छा से जी सकते हैं। और हम यहाँ तक कि मतलब हम अपनी मर्जी से भी अपने प्राणांत नहीं कर सकते, ये भी एक कानूनी अपराध है। और इसके बाद भी इसमें एक शिक्षा का अधिकार और जोड़ा गया है 21A में। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की कुछ आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसा रीति में ये जो राज्य विधि अवधारित करे उपबंध करेगा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 23 है। थोड़ा समय का विषय ध्यान दें सर। जी सर, समय मैं खत्म कर रहा हूँ। जी सर, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास, मानवता के दुर्व्यवहार और बलात्कार में मानवता के मतलब इसमें मानव का जो व्यापार है, जो उनका खरीद फरोख्त है, ये एक तरीके से प्रतिषेध किया गया इसको। और बेगारी का जो एक था, एक तो व्यवस्था थी पहले चलती थी, बिना परिश्रम दिए उनसे श्रम लिया जाता था, वो भी एक श्रम में जाएगा। इसी बात 24 से कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का अधिकार। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए हमें कानून में ये मूल अधिकार दिया गया है। उसी आगे हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। अपना धर्म का किसी भी अबाध रूप से किसी भी धर्म को हम अख्तियार करके अपना पूजा पाठ और उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय, मतलब उसके लिए हमें पैसे इकट्ठे करने की, किसी वृद्धि के लिए हमें पैसा जुटाने का भी अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 28 में कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के अधिकार प्राप्त है। तो सर मैं जो लोकतंत्र में इस टाइप की व्यवस्थाएं की गई है, जो इतने सारे अधिकार, और भी हमारे कई अधिकार इसमें है मूल अधिकार में, तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। इससे हमारे नागरिकों को ये एहसास होता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम स्वतंत्र रूप से और समान रूप से अपनी अच्छे तरीके से अपने जीवन व्यापन के लिए हमें जो अधिकार प्राप्त उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इन्हीं बातों को खत्म करते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर। सर ने कुछ देशों का उदाहरण दिया, लोकतंत्र होते हुए भी कैसे अत्याचार होते हैं, अगर शासनकर्ता उस पर मौन रहता है तब। और हमारे मूल अधिकारों के बारे में भी माननीय शिवपाल बौद्ध जी ने बताया हमें, उनका बहुत बहुत आभार। अब आगे बढ़ते हैं और आज की अध्यक्षता माननीय रतनलाल चंद्रोत्रा साहब करते हैं। उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आज का अध्यक्ष उद्बोधन रखेंगे। माननीय रतनलाल चंद्रोत्रा साहब, जम्मू कश्मीर से। नमो बुद्धाय। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध को और बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को नमन करते हुए और आज के वेबिनार में जुड़े हुए साथी जो अति महत्वपूर्ण विषय जो था हमारा
लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, इस पर हमारे जो प्रवक्तागण थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, अति महत्वपूर्ण विचार थे और इससे काफी आम लोगों को अवगत हुआ है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। और सबसे पहले हमारे दयालीराम जी जो यूपी से हैं उन्होंने अपने विचार रखे, और उसके बाद राजपाल जी ने भी अपने विचार जो चंडीगढ़ से हैं रखे हैं, और उसके बाद हमारे एडवोकेट नंद किशोर साहब ने बड़ी विस्तार के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो संविधान है और उसमें जो प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र के इस मुल्क में जो रखे हैं उन पर बड़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि शेषपाल जी साहब ने भी अपने विचार रखे और अति महत्वपूर्ण बातों के बारे में अवगत कराया। मैं इन सभी वक्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए आज की बात को मैं शुरू करता हूं कि लोकतंत्र में व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है उसमें संचारू रूप से उसको चलाने के लिए कोई ना कोई पद्धति इस्तेमाल की जाती है। और उस ज्यादा कल हमारे सीडी प्रजापति साहब ने उन पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताया था, और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भारत में हमें लोकतंत्र की स्थापना हुई आजादी के बाद, तो पहले तो जिन लोगों की हम बात करते हैं, जिनके अधिकारों की मैं बात करने चाहते हैं कि बहुजन की बात करें, तो उनको मुझे ये कहते हुए ग्रेज नहीं होगा कि जब लोकतंत्र की बात चल रही थी, आजादी की बात चल रही थी, तो कुछ लोगों ने उसका बहुत विरोध किया था और कहा था कि अगर अंग्रेज इन दबे कुचले और पिछड़े लोगों को भी आजादी देंगे तो उससे हमें उस किस्म की आजादी हमें नहीं चाहिए। और ये तेली और तंबोली पार्लियामेंट और अपनी विधानसभाओं में जाकर क्या वहां हल जोतेंगे। तो साथियों, इस तरीके से बाबा साहब को जब मौका मिला अति परिश्रम के बाद, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो बीड़ा उठाया वो भी उन्होंने इन लोगों से जबरदस्ती छीन के तो उसकी अध्यक्षता की, और उसमें उन्होंने स्वतंत्र देश में रहते हुए अपने मौलिक जो लोगों के अधिकार थे उनको उसमें प्रावधान में उन्होंने उनको रखा। और उसमें सबसे पहला प्रियम्बलम में उन्होंने कि जब वो बनाया तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, और भारत के लोग, भारत में जो सरकार बनेगी वो लोगों के लिए, लोगों की होगी और लोगों के वास्ते होगी। तो इस तरीके से उन्होंने जो हमारे प्रावधान रखे। लेकिन दूसरी बात तरफ हम संक्षेप में करना चाहूंगा, दूसरी तरफ जब संविधान को हैंड ओवर कर रहे थे या 26 जनवरी को जब वो लागू करने लगे
लागू करने, उससे पहले उनको पूछा गया कि संविधान जो आपने लिखा है तो आप उससे संतुष्ट हैं? तो बाबा साहब ने उस वक्त ये कहा था कि मैंने जो संविधान लिखा है वो लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है, लेकिन जिनके हाथ में मैं दे रहा हूं वो लोग जो हैं शायद इसको इम्प्लीमेंट ना करें। अगर ये उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैंने ये बनाया है, उनके हाथ में अगर जाएगा तो ये इम्प्लीमेंट सही तरीके से होगा, ये सबसे बढ़िया होगा। अगर जिनके हाथों में ये जाएगा तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट ना करके इसको छेड़छाड़ की तो ये बुरा साबित होगा। तो साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र को, जैसे हमारे एडवोकेट साहब और शीशपाल जी ने विस्तार से बताया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ 1970 से, मतलब ये 70 साल से हमें अपने अधिकारों से आज तक वंचित रखा है। मैं मानता हूं कि उसमें प्रावधान है, हमें वोट पाने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया था। तो वोट पाने के अधिकार में बाबा साहब को जब पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि एक आदमी, उसका एक वोट होगा और एक वोट की एक वैल्यू होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम सामाजिक व्यवस्था में हम बराबर नहीं होंगे और ना ही हम आर्थिक व्यवस्था में बराबर होंगे। अगर हम ये इन दोनों में बराबर नहीं होंगे, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में, तो जिनके लिए हम आजादी लेकर आए हैं, जिनके लिए ये लोकतंत्र आएगा, ये एक बिसल से इसको उड़ा देंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि भारत देश में आज लोकतंत्र की बजाय संविधान को आज कितनी दफा उसकी अमेंडमेंट करके और उसको अपने कुछ चंद लोग जो हैं उसको अपने अनुरूप उसको डाल रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों हम जब दिल्ली में धरना दे रहे थे, जो सिंगोल दंड वहां से तमिलनाडु से लेकर वहां पार्लियामेंट हाउस में लगाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जिनको अपने, वो सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहां लेट कर जो मनुवाद की विधि थी उसके साथ उसको वहां स्थापित किया। तो दंड, जो संगोल दंड का ये जो लगाना है, वो हमें किस ओर ले जा रहा है? वो बजाय लोकतंत्र की हमें राजतंत्र की ओर लिए जा रहा है। और उसके साथ साथ और लोगों को जो आदमी, आज स्थिति ऐसी आ गई है कि जो भी आदमी किसी वजह से गवर्नमेंट या किसी डिमांड के लिए या किसी इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, आज तो वो स्थिति ही दूसरी हो गई कि आम आदमी को इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको डरा धमका कर, उसको ईडी का डर दिखाकर, उसको जेल में डालकर, उसके लिए डर पैदा करके खौफ पैदा हो गया है। अब आज हमारा मीडिया भी जो है वो सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरफ वो गवर्नमेंट, मतलब जिसके साथ जो रूलिंग क्लास है उसके साथ चल रहा है। तो साथियों, अभी ये हमें एक सार्थक होना होगा। हमें अपने संविधान को बचाने के लिए संगठन का सहारा लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, ये इसीलिए है कि हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो हर मंडे को हमारे आरसी धीमान साहब उसका वाचन करते हैं, और फिर हम जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, और फिर ये आज हमारे अधिकारों की जो चर्चा हो रही है, इस पर टॉपिकों पर लोगों में अवेकनिंग आएगी, और जब लोगों में अवेकनिंग आएगी देन दे विल रिवोल्ट। अगर ये लोग हमारे इनको ये, अब आप देखते हैं कि इन जो स्कूल, कोई 50,000 स्कूल आज तक बंद हो चुके हैं।
और दूसरी तरफ हम मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। आप बाबा साहब ने कहा था कि ये जो भीड़ है, अगर एक दिन जब ये मंदिरों के बजाय स्कूलों की तरफ बढ़ेगी तब इन भारत का भला होगा। तो साथियों, ये जो आज का वेबिनार था तो इसी विषय पर था। आप लोगों ने अपने बड़े बहुमूल्य विचार रखे और मैं सबका जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो वेबिनार पर जुड़े हैं सबको मैं नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं इसी के साथ अपने विचार समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार। आप थे माननीय रतनलाल चंद्रोत्रा साहब, जम्मू कश्मीर से लोकतंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई। ये आभार। अब समय हो चुका है। अगर अध्यक्ष महोदय का कोई किसी और को बुलवाना हो तो अध्यक्ष महोदय बता दें, हम अनुमति दे दें तो हम किसी और को बुलवाना चाहे तो बुला सकते हैं। ऐसे समय हो चुका है, 9:15 हो गया है। आगे बढ़ते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि वो हाथ जोड़ के बैठ जाएं और हम सभ्य सत्ता के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। सभी अपने माइक खोल लें। नमो बुद्धाय। आज दुख भाग भवे सब्बे सत्ता सब्बे सत्ता सब्बे होन्तु चकेनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् भाग भवे सब्बे सत्ता सब्बे होन्तु चकेनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् साधु नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सपदा। आज के वेबिनार घोषणा की जाती है। उपस्थित आदरणीय जनों का बहुत बहुत अभिवादन, आभार, सादर नमस्कार।